हेलो दोस्तों। तो जैसा कि इस टॉपिक के पहले पार्ट में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था बुद्धिज़्म के बारे में, चाहे वो बुद्ध की इंट्रोडक्शन हो, फोर साइट्स के बारे में हो, उनके टीचर्स हों, ये सभी बेसिक चीज़ों के बारे में हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट 1 को फिनिश कीजिए, फिर इस वीडियो पे आए, ताकि आपका जो क्रोनोलॉजी मेंटेन रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक को ग्रास्प कर सकें। तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो के एंडिंग में मैंने दिया था आप लोगों को, और इसका आंसर है अलार कलाम। तो चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ साइंस या फिर कहें चिन्ह जो कि रिलेटेड है बुद्ध से। तो देखिए, एलिफेंट यानी हाथी, ये जो है कंसीविंग ऑफ बुद्धा, ये बेसिकली क्या है? तो जब गौतम बुद्ध की माता हाफ कॉन्शियस स्टेट में थे, जब वो गर्भावस्था में थी, तब उन्हें इमेजिनेशन कुछ इस तरीके से आती थी कि एक बड़ा सा हाथी जो है वो उनके बेली से बाहर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से एलिफेंट जो है साइन कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और बात करें नेक्स्ट साइन की, तो लोटस यानी कमल, ये बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है। तो कहा जाता है कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ तो उस रात को सारे कमल जो है अपने आप खिल उठे थे, तो इसलिए लोटस जो है बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है। और बात करें बुल यानी सांड की, ये जो साइन है ज़ोडिएक साइन है बुद्ध का। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों साइन जो हैं, लोटस और बुल, ये बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट हम बात करें हॉर्स की, तो महाभिनिष्क्रमण के बारे में आपको फर्स्ट पार्ट में बताया गया था। जब बुद्ध ने घर त्याग किया था तो उनका घोड़ा था कंटक। तो ये हॉर्स जो है बुद्ध के घर त्याग से जुड़ा हुआ है। इस इवेंट को हम महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। और एनलाइटमेंट जो है, ज्ञान प्राप्ति, उसका सिंबल जो है बोधि ट्री है, और इसी को हम संबोधि भी कहते हैं। इस इवेंट को हम संबोधि कहते हैं। तो नेक्स्ट साइन की हम बात करें, धम्म चक्र यानी व्हील। तो व्हील जो है ये जुड़ा हुआ है फर्स्ट सरमन से, यानी कि पहला उपदेश जो गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में, ये साइन जो है उससे रिलेटेड है। और अंतिम में हम बात करें स्तूप की, तो ये बुद्ध के डेथ से जुड़ी हुई है। जो बुद्ध के अवशेष वगैरह रहते हैं यानी कि रेलिक्स, वो स्तूपों में रखे जाते हैं। तो स्तूप जो है इस तरीके से बुद्ध के डेथ से जुड़ी हुई है। तो नेक्स्ट में हम बात करें त्रिरत्न यानी थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म के, तो ये बेसिकली एक फेथ है, एक प्रिंसिपल है जो बुद्धिस्ट लोग फॉलो करते हैं। तो पहले पे आप देखिए बुद्ध, फिर बाद में धर्म और संघ। तो बुद्ध जो है वो एनलाइटेंड है, धर्म जो है ये डॉक्ट्रिन्स है, यानी कि किस तरीके से आपको फॉलो करना है एक एनलाइटेंड होने के लिए। और संघ जो है ये कम्युनिटी है, यानी कि जो मॉन्क्स के जो कम्युनिटी होते हैं, यानी कि जो बुद्धिस्ट साधु होते हैं उनके जो कम्युनिटी होते हैं वो है। और इससे रिलेटेड आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि संघ से जुड़ने की जो मिनिमम एज है, यानी कि न्यूनतम जो एज है वो है 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल। इसके ऊपर भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो देखिए, अब तक टोटली 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, तो एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे और काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो देखिए, पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो 483 BC में, और इसके पैटर्न थे अजातशत्रु। अजातशत्रु जो किंग थे वो हरियंक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और बिंबिसार के पुत्र थे। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ये राजगृह में हुआ था। और कहाँ पे स्पेसिफिकली अगर बात करें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो सप्तपर्णी केव राजगृह में हुआ था। ठीक है। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के जो चेयरमैन थे, यानी जिनके निगरानी में ये बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था, वो उनका नाम था महाकश्यप। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या कुछ खास हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सुत्त पिटक और विनय पिटक, इन दोनों को लिखा गया था। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो देखिए, सुत्त पिटक को आनंद ने लिखा था और विनय पिटक को उपाली ने लिखा था। और आनंद और उपाली जो थे वो बुद्ध के शिष्य थे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो आनंद जो है वो बुद्ध के फेवरेट शिष्य माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो देखिए, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 383 BC में हेल्ड हुआ था, और इसे पैट्रन यानी कि जो जिस किंग ने ऑर्गेनाइज किया था उनका नाम था कालाशोक, और ये शिशुनाग वंश से बिलोंग करते थे, शिशुनाग डायनेस्टी से। और
ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो वैशाली में हेल्ड हुआ था, जो कि अगर प्रिसाइजली अगर हम बोलें तो चुल्वग जो प्लेस है वैशाली में, वहाँ पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था। और जो चेयरमैन थे इस सेकंड काउंसिल के वो साबकामी थे, जिनके निगरानी में ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था। और क्या कुछ खास हुआ था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्धिज़्म जो है दो भागों में बट गया, दो सेक्ट में बट गया। तो पहला जो था वो ठहरवादी और दूसरा जो था महासांगिक, ये दोनों में बट गया था बुद्धिज़्म। और अगर प्रिसाइजली हम बात करें कि इन दोनों के क्या अर्थ है, क्या मतलब है, तो देखिए, ठेर जो है पाली लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ओरिजिनल टीचिंग्स। तो जो बुद्ध के ओरिजिनल टीचिंग्स थे ये उसके ऊपर बेस्ड था ठेरवादी। और महासांगिक जो था वो वाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग के ऊपर बेस्ड था। तो हम बात करें थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो देखिए ये हेल्ड हुआ था 250 बीसी में। किंग अशोका जो कि मौर्य वंश से बिलोंग करते थे, बिंदुसार के पुत्र थे। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी ये पाटलिपुत्र में हेल्ड हुई थी, आज पटना कहलाती है और ये बिहार में स्थित है। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो चेयरमैन थे वो थे मोगले पुत्तिस, और इन्हीं के निगरानी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था। और क्या कुछ खास हुआ था इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटक को लिखा गया था, इसकी रचना हुई थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुआ था कि बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है उन्हें वर्ल्ड के दूसरे दूसरे पार्ट में भेजा जाए ताकि बुद्धिज़्म को और स्प्रेड किया जा सके। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। और यहाँ पे अगर बात करें तो किंग अशोक जो थे उनके पुत्र महेंद्र और उनकी जो पुत्री थी संघमित्र, उन्हें श्रीलंका में भेजा गया था प्रोपोगेट करने के लिए बुद्धिज़्म। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना इसे। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की। तो देखिए ये जो डेट है ना ये थोड़ी डिस्प्यूटेड है। तो यहाँ पे कई सारे बुक में आपको 72 मिल सकते हैं, 78 मिल सकते हैं, 98 मिल सकता है या फिर 100 भी मिल सकता है। तो इन डेट्स के इर्द गिर्द ही ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपको ये चारों डेट याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछ जाए आप श्योर नहीं हो सकते हो। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, इन्हें पैटर्न किया था कनिष्क ने। कनिष्क जो थे वो कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और कहाँ पे ये हेल्ड हुआ था, तो ये कश्मीर में हेल्ड हुआ था। और प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो कुंदल वन में, जम्मू एंड कश्मीर में ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ था। और किसके निगरानी में हुआ था, तो वसुमित्र ये चेयरमैन थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के। और हम बात करें अगर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या हुआ था, तो देखिए बुद्धिज़्म जो है प्रॉपरली हीनयान और महायान में दो सेक्ट यहाँ पे बन चुके थे। देखिए पहला जो डिफरेंस यानी कि जो डिवीजन हुआ था वो ठेरवादी और महासांगिक दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। और जो सेकेंड टाइम ये जो हुआ वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, हीनयान और महायान एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, हीनयान बेसिकली ठेरवादी है और महायान जो है महासांगिक है। जैसा कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको पता है कि ठेरवादी और महासांगिक में डिवीजन हुआ था, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ठेरवादी का नाम जो है हीनयान बदला और महासांगिक का जो नाम है वो महायान बदला। बट इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हीनयान जो है वो बेसिकली नैरो पाथ है और महायान जो है वो ब्रॉड पाथ है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए बुद्ध जो है वो एक महापुरुष है। हीनयान के हिसाब से तो यही है कि वो भगवान नहीं है, एक महा व्यक्ति है, महापुरुष है। और महायान की बात करें तो बुद्ध जो है भगवान है। तो बिलीव्स में यहाँ पे चेंज आपको दिखने को मिलता है। और यहाँ पे हीनयान में आइडल वर्शिप जो है अलाउड नहीं था। वो लोग बिलीव नहीं करते थे कि आइडल वर्शिप इज़ अ गुड थिंग। और बात करें महायान की तो उनके हिसाब से बुद्ध भगवान थे तो उनका आइडल वर्शिप होना ही चाहिए। तो कुछ इस तरीके से चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए थर्ड पॉइंट पे अगर हम चलते हैं तो देखिए इनके हिसाब से ना जो ज्ञान की प्राप्ति है, जो एनलाइटनमेंट है, वो बुद्ध के तौर तरीके से हमें मिल सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए बुद्ध ने जिस तरीके से योग फिलॉसफी या फिर कहें सांख्य फिलॉसफी, इन सब को जिस तरीके से किया था और अपने माइंड पे कंट्रोल करना, जो प्रिंसिपल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो फॉलो करेंगे बुद्धिस्ट के, तो उस हिसाब से एनलाइटमेंट को अचीव किया जा सकता है। और महायान के हिसाब से ना तो ज्ञान की प्राप्ति या फिर कहें एनलाइटनमेंट जो है वो बुद्ध के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। तो कुछ इस तरीके से दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है सोचने की तर्क शक्ति में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि देखिए
जो हिनयान है ना वो पाली लैंग्वेज को पैट्रोनाइज करते थे और महायान जो है संस्कृत लैंग्वेज को पैट्रोनाइज करते थे। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में। तो देखिए त्रिपिटक, त्रिपिटक जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट होता है। आपको वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि त्रिपिटक जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ पे बुद्धिज़्म होगा, जैनिज़्म होगा, तो कुछ इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए त्रि जो होता है वो उसका मतलब 3 होता है और पिटक मतलब जो होता है वो बास्केट होता है। तो ये नाम कैसे पड़ा? तो देखिए पाम लीव्स जो होते थे ना उनके ऊपर ये टेक्स्ट लिखे जाते थे और बास्केट में डाले जाते थे, तो इस कारण से इसका नाम जो है त्रिपिटक पड़ा। तो पहले हम बात करते हैं सुत्त पिटक के बारे में। तो इसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है और अगर इसके बारे में और डीपली बात किया जाए तो देखिए खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय जो है वो सुत्त पिटक का ही पार्ट है। और जो जातक टेल्स है जिसमें बुद्ध के प्रीवियस बर्थ हो या फिर बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई जो भी कहानियां हैं, लगभग 550 जो स्टोरीज हैं जातक टेल्स में, तो वो भी खुद्दक निकाय का ही पार्ट है। तो देखिए जातक टेल्स जो है खुद्दक निकाय में आता है और खुद्दक निकाय जो है सुत्त पिटक में आता है। और ये बेसिकली क्या है? टीचिंग्स ऑफ बुद्ध है। और विनय पिटक जो है उसमें ज़्यादातर मोनास्टिक कोड के बारे में बात हुई, यानी कि किस तरीके से मंक्स को रहना चाहिए और किस तरह से वो रहते थे। तो उसमें आपको बेसिकली विनय पिटक में ये सब देखने को मिल जाएगा। तो अगर थर्ड की बात करें तो ये है अभिधम्म पिटक। तो ये बेसिकली बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर ये लिखी गई थी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आप नोट कर लेना कि देखिए जिस तरीके से हीनयान और महायान में यहाँ पे डिफरेंसेस या फिर हम कहें डिवीजन होता है, तो आगे चल के हमें एक और सेक्ट को देखने को मिलता है, वो था वज्रयान या फिर कहें तंत्रयान। तो इनका क्या मानना था? तो बेसिकली इनका मानना था कि जो एनलाइटनमेंट है वो हमें तंत्र मंत्र की शक्तियों से ये भी मिल सकता है। तो बेसिकली ये बिहार और बंगाल एरियाज में ज़्यादातर ये प्रोमिनेंट थे, आपको ये भी याद रखना है। तो अब हम बात करेंगे बुद्धिज़्म से रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स के बारे में। तो देखिए 4 नोबल ट्रूथ्स, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो देखिए दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 जो है ये 4 नोबल ट्रूथ्स हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन। तो देखिए दुख का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि लाइफ जो है ना वो पूरी तरीके से दुख से भरी हुई है, तो फुल ऑफ सॉरो। और दुख समुदाय का मतलब क्या है कि इन सभी दुख के कोई ना कोई कारण है। और दुख निरोध का मतलब क्या हो गया कि इन जो दुख हैं इन दुखों को किसी न किसी तरीके से रोका जा सकता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का क्या हो गया? इन दुख के रोकने का जो कारण है वो है अष्टांगिका मार्ग। ये अष्टांगिका मार्ग अपनाने से हम सारे दुखों को रोक सकते हैं। तो हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो देखिए अष्टांगिका, अष्ट यानी कि 8 हो गया और 8 ये बेसिकली 8 पाथ हैं या फिर 8 ऐसे रूल्स हैं जो कि बुद्धिज्म में काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। तो देखिए राइट ऑब्जर्वेशन, तो राइट ऑब्जर्वेशन जो है सम्यक दृष्टि हो गया। तो राइट डिटर्मिनेशन जो है सम्यक संकल्प हो गया, एक इंसान को सही संकल्प के साथ में चलना चाहिए या फिर सही दृष्टि के साथ चलना चाहिए। और राइट एक्सरसाइज, तो राइट एक्सरसाइज ये सम्यक व्यायाम है। और राइट मेडिटेशन यानी कि सम्यक समाधि। और राइट लाइवलीहुड यानी कि सम्यक आजीव। और राइट एक्शन यानी सम्यक कर्मांत। और राइट मेमोरी यानी सम्यक स्मृति। और राइट स्पीच यानी कि सम्यक वाक। तो हमें किस तरीके से सही तरीके से बात करना है या फिर सही चीज़ें देखनी है या फिर सही संकल्प के साथ जीना है। तो ये बेसिकली 8 पाथ्स हैं अष्टांगिका मार्ग में जो कि बुद्धिज़्म में आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लास्ट पॉइंट में चलते हैं। देखिए बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली 3 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको चैत्य, विहार और स्तूप, यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए चैत्य जो होता था वो प्रेयर हॉल होता था, यहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स जो हैं प्रेयर करते थे। तो ये कुछ इस तरीके से एक गुफा में कुछ इस तरीके से निर्माणाधीन होते थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बात करें विहार की तो ये रेसिडेंस होता था बुद्धिस्ट मंक्स का, उनके निवास स्थल होते थे। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और स्तूप जो होते थे रिलिक्स ऑफ बुद्धा, तो बुद्ध के जो अवशेष होते थे
वो आर्किटेक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर हम पार्ट 2 को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, वो क्विज बेस पे होगी, जिसमें बुद्धिज़्म के काफ़ी क्वेश्चंस उसमें ऐड होंगे। देखते हैं कि आप उसमें से कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो चलिए अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।